हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया डिस्कस करूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहूँगी बिटवीन 1700 एंड 1785। इस वीडियो में साउथ इंडिया में हम लोग हैदराबाद और कर्नाटक रीजन को देखेंगे जो कि ग्रीन में है। तो हैदराबाद में एक तो निज़ाम का डोमिनियन था और दूसरा एक कर्नाटक था जो कि प्रेजेंट डे कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु एरिया है। एंड इनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पोर्ट्स हैं, जैसे करिकाल है, पौंडीचेरी है, वैंडीवाश है, तो और मद्रास है और मसूलीपट्टनम है, कोरोमंडल कोस्ट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्ट्स बहुत सारे थे जिसके लिए कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई होती थी। औरंगज़ेब की डेथ के बाद से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगा था। कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर उभर के नहीं आ रहा था। तो ये जो पोजीशन था मुग़ल इंडिया का, वो नादिर शाह के इन्वेजन के बाद और भी ज़्यादा वीक हो चुका था। ये बिल्कुल डीके पे आ चुका था। मुग़ल्स की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो डीके में आ गई थी। अब जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे मराठास थे। तो मराठास थे तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रहे थे, इसीलिए फॉरेन पेनिट्रेशन के लिए कोई स्कोप नहीं था। और ईस्टर्न इंडिया में यानी कि बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार की तरफ अलीवर्दी खान थे, तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। पर जो साउथ इंडिया था वहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन बना हुआ था फॉरेन पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि हैदराबाद के जो रूलर थे वो असफ ज़ाते यानी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो इनका डेथ हो गया था 1748 में। और उसके बाद यहाँ पे अनस्टेबल हो गया था सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी अब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था। जब तक असफज़ा थे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखे हुए थे वो हैदराबाद में। एंड जब इनका डेथ हो गया तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होने लग गया। एंड यहाँ पे फॉरेनर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू एक्सपैंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे हमारा फोकस दो रीजन पे है, दैट इज़ हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब हैदराबाद का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे हैदराबाद निकल के आया था। तो अभी जो हैदराबाद है ब्रिटिश टाइम का, उस टाइम का हैदराबाद सिर्फ एक हैदराबाद सिटी नहीं है, जैसे मैंने मैप में दिखाया था कि बहुत बड़ा सा रीजन है जो कि हैदराबाद कहलाता है। तो अभी देखेंगे कि हैदराबाद कैसे कार्व आउट हुआ था फ्रॉम द मुग़ल एम्पायर। तो हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो थे निज़ाम उल मुल्क असफ़ज़ा। जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है वो औरंगज़ेब के डेथ के बाद होती है। उसके बाद बहुत सारे वॉर ऑफ सक्सेशंस होने लग जाते हैं। तो जो निज़ाम उल मुल्क असफ़ज़ा थे वो वज़ीर थे मुग़ल एम्पायर के। तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे मुग़ल एम्परर से। तो डेक्कन में इन्होंने एक हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन किया था। एंड इन्होंने कभी भी ओपनली एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मुग़ल अथॉरिटी से कभी भी ओपनली अपना इंडिपेंडेंस नहीं दिखाया था। बट ये एक्ट इस तरीके से करते थे जैसे कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, क्योंकि ये वॉर्स करते थे, पीस करते थे और फिर उसके बाद टाइटल्स दिया करते थे एंड जागीर्स एंड ऑफिसेस भी ये दे दिया करते थे बिना मुग़ल एम्पायर को पूछे हुए। एंड इनका जो पॉलिसी था टुवर्ड्स हिंदूज़ वो थोड़ा टॉलरेंट पॉलिसी था। नेक्स्ट है कर्नाटक रीजन। तो जिस तरीके से हैदराबाद मुग़ल एम्पायर का एक पार्ट था, उसी तरीके से कर्नाटक रीजन जो है वो मुग़ल डेक्कन का पार्ट था, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के अथॉरिटी के अंडर आता था। तो ये एक सूबा था ऑफ द मुग़ल डेक्कन। तो जिस तरीके से निज़ाम ऑफ हैदराबाद अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे मुग़ल एम्पायर से, उसी तरीके से जो डेप्यूटी गवर्नर हैं कर्नाटक रीजन के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे वाइस रॉय ऑफ डेक्कन की कंट्रोल से। और इन्होंने इस ऑफिस को हेरिडिटरी भी बना दिया था। कमिंग टू फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये वॉर सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ये वॉर इंडिया के बाहर भी था। यूरोप में वॉर था बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, तो वहाँ से भी इसका लिंक है थोड़ा बहुत। इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इसलिए हुआ था क्योंकि इंग्लिश नेवी जो थी उन लोगों ने फ्रेंच के कुछ शिप्स को सीज़ कर लिया था टू प्रोवोक फ्रांस। तो फ्रांस जो थे वो इंडिया में थोड़े वीकर पोजीशन में थे, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ नहीं करते थे। पर लेकिन इंग्लिश नेवी वाले इनको प्रोवोक करने के लिए इनका शिप सीज़ कर लिए थे। तो फ्रांस ने रिटेलिएट किया बाय कैप्चरिंग मद्रास। इनका जो बैटल हुआ था वो सेंट थोम मद्रास में हुआ था। अब हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप में इन लोगों का क्या सीन था।
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1740 से 48 तक का है। तो अभी 1742 में इन लोगों के बीच में वॉर होता है इन यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, एंड ये वॉर इनका एंड होता है 1748 में। तो इस वॉर के बाद ये लोग एक्स-ला-शापेल नाम की ट्रीटी को साइन करते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर इंडियन डायनेस्टिक डिस्प्यूट की वजह से होता है, जिसमें कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, उसकी वजह से होता है। और ये डिस्प्यूट अराइज होता है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क। उनकी डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन होने लग जाता है हैदराबाद में, और कहीं ना कहीं कर्नाटक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंद्रा साहिब को फ्रेंच सपोर्ट करती है। फ्रेंच पार्टी ब्रिटिश को डिफीट कर देती है, और एंड अनवरुद्दीन, जिनको कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिला हुआ है, उनको फ्रेंच लोग किल कर देते हैं। और ये सब कुछ एम्बुर एक प्लेस है वहाँ पे होता है। तो ये बैटल ऑफ एम्बुर के नाम से भी सेकेंड कर्नाटिक वॉर को जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड कर्नाटिक वॉर फिर इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में अभी फिर से एक वॉर शुरू होता है, 7 इयर्स वॉर, जो कि 1756 से 63 तक चलता है। और इंडिया में इनके बीच में ये होता है कि फ्रेंच को अभी लाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डुप्लिक्स को सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद वापस बुला लिया गया था, क्योंकि जो फ्रेंच थे उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द वॉर। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या करते हैं कि इंग्लिश का एक फोर्ट है सेंट डेविड में और विजयनगरम में, तो इनको फ्रेंच कैप्चर कर लेते हैं। तो इससे थोड़ा इंग्लिश जो है वो ऑफेंसिव फील कर लेते हैं, और ये एक वॉर करते हैं मसूलीपट्टनम में, जिसमें कि फ्रेंच हार जाते हैं, और फिर इनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। तो अब नेक्स्ट मैं एक पूरा फ्लो डायग्राम से एक बताऊंगी कि जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था उसमें हैदराबाद में कौन से रूलर्स थे फ्रेंच की साइड से और ब्रिटिशर्स की साइड से, एंड फिर कर्नाटक में भी कौन से रूलर्स थे फ्रेंच की साइड से और ब्रिटिशर्स की साइड से, क्योंकि सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो था वो डायनेस्टिक डिस्प्यूट की वजह से हुआ था। तो इसीलिए इस फ्लो चार्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो 1748 में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच की जो लड़ाई थी वो यूरोप में तो ख़त्म हो गई, पर साउथ इंडिया में अभी भी कंटिन्यूड था। तो इनकी जो राइवलरी थी इंग्लिश और फ्रेंच की, वो दो प्लेसेस के लिए थी, एक तो कर्नाटक एंड एक हैदराबाद। तो कर्नाटक रीजन जो कोरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है, उसका कैपिटल था आरकोट, एंड हैदराबाद एक बहुत ही बड़ा सा एरिया है कोरोमंडल के ऊपर। एंड अभी पहले हम लोग कर्नाटक रीजन में देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इनकी लड़ाई चल रही थी। तो कर्नाटक में जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि यहाँ ये एक सूबा होता था डेक्कन मुगल का, पर ये लोग अब एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रूल करते थे। तो यहाँ पे जो दो रूलर निकल के आए थे वो एक चंदा साहिब थे और दूसरे नवाब अनवरुद्दीन थे। तो चंदा साहिब फ्रेंच के कैंडिडेट थे और नवाब अनवरुद्दीन ब्रिटिश के। अब हैदराबाद में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे भी सक्सेशन की लड़ाई चल रही है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। तो नासिर जंग असफ ज़ा के सन हैं और मुजफ्फर जंग उनके ग्रैंड सन हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में चंदा साहिब रहते हैं फ्रेंच की तरफ से, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग है। फ्रेंच के जो गवर्नर जनरल हैं डुप्लिक्स, एक सीक्रेट ट्रीटी कंक्लूड किया था चंदा साहिब के साथ और मुजफ्फर जंग के साथ कि वो इनको सपोर्ट करेंगे एंड अपना एक वेल ट्रेंड फ्रेंच एंड इंडियन फोर्सेस देंगे। फिर 1749 में अनवरुद्दीन को किल कर दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों आपस में मिल गए हैं, एंड एक बैटल होता है एम्बुर में, वहाँ पे इनको किल कर दिया जाता है। अनवरुद्दीन के जो सन है मोहम्मद अली, वो त्रिचिनीपोली में चले जाते हैं, और जितना भी कर्नाटक डोमिनियन होता है वो चंदा साहिब को मिल जाता है। अब यहाँ पे मुजफ्फर जंग एक्सीडेंटली मर जाते हैं जब वो अपनी कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर अब सलाबत जंग को लाया जाता है। तो सलाबत जंग जो कि थर्ड सन ऑफ निज़ाम उल मुल्क थे, तो ये फ्रेंच को फिर एक आंध्रा के पास एक जो हम लोगों ने मैप में दिखाया था नदन सिरकार्स, वो वाला एरिया ये फ्रेंच को दे देते हैं। और ये एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मुस्तफ़ानगर, इल्लौर, राजामुंदरी एंड चिकाकोल। तो ये वाला रीजन मिलने के बाद, नदन सिरकार्स मिलने के बाद, जो फ्रेंच पावर है वो साउथ इंडिया में एकदम हाइट पे पहुंच जाती है, एंड डुप्लिक्स के बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं, और ये फ्रेंच अब बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं।
लेकिन इंग्लिश अभी एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह तो बैठे नहीं रहेंगे, वो भी अब एक नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए आगे आ रहे हैं। इन सब के बीच में इंग्लिश भी चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, ये भी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इंट्रीग बना रहे हैं। जैसे कि ये मोहम्मद अली के साथ मिल जाते हैं कर्नाटक रीजन में, और नासिर जंग के जो डिसेंडेंट्स हैं अभी उनके साथ मिल जाते हैं ये हैदराबाद के एरिया में। तो अभी कर्नाटक में क्या होता है कि मोहम्मद अली जो है वो अटैक कर देते हैं आरकोट पे विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे अभी रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे हैं। तो ये जब अटैक करते हैं तो चंदा साहिब की डेथ हो जाती है। अब फ्रेंच को डर लगा रहता है कि कहीं दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ के भी कॉलोनीज़ वो लूज़ ना कर जाएं, तो इसीलिए वो एक पीस कर लेते हैं आपस में 1754 में, और ये पीस इन लोगों का 1756 तक अच्छे से चलता है। उसके बाद इनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। So the third and last Carnatic war ended in 1760 with the War of Vandivash. Vandivash एक प्लेस है तमिलनाडु में, एंड इंग्लिश की तरफ से आयरकूट ने इनको लीड किया था और फ्रेंच की तरफ से लैली, एंड इसमें फ्रेंच सारे पोजीशंस हार गए थे। एंड ये फाइनली इनका सब जो बाहर भी इनका वॉर चल रहा था वो, एंड इंडिया में भी जो चल रहा था वो सब एंड हुआ था 1763 में। एंड इस वॉर के बाद इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की थी। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ब्रिटिशर्स ने अपने सारे यूरोपियन राइवल्स को ख़त्म कर दिया था, एंड अभी फ्रेंच लोग इंडिया में रह सकते थे बट ओनली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। और इसके बाद अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक न्यू एरा ऑफ वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू होता है। तो अब इसके बाद वो लोग बंगाल को भी ऑक्यूपाई करते हैं।